नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। कोरोना केसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में मास्क पहनना सबसे ज्यादा जरूरी है। मास्क पहनकर न केवल आप सुरक्षित रह पाएंगे बल्कि आपका पूरा परिवार भी सुरक्षित रह पाएगा। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि मास्क पहनिए। इसको लेकर हमने एक कैंपेन भी शुरू किया है जिसका नाम है #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लें कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। कोरोना की दूसरी लहर के बीच रोजाना हजारों लोगों की जानें जा रही है। वहीं अब खतरनाक बीमारी ब्लैक फंगस के नए मामलों की संख्या बढ़ रही है। ब्लैक फंगस का ज्यादा खतरा उन लोगों को है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है और जो डायबिटीज के पुराने रोग से पीड़ित हैं, जिन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट करवाया है, उनको भी इस बीमारी का खतरा है। तो ब्लैक फंगस का खतरा ज्यादा बढ़ गया है और ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। दरअसल ये उन लोगों को बीमारी हो रही है जो कोरोना से ठीक हुए हैं और जिनको पहले से डायबिटीज है या फिर जिनकी इम्यूनिटी ज्यादा कमजोर है, उन लोगों को इस बीमारी का खतरा ज्यादा बढ़ चुका है। और महाराष्ट्र, गुजरात की तस्वीरें आप देखिए जहां पर इस तरह के मामले सामने आए हैं और अभी तक कई लोगों को कई तरह की शिकायतें हुई हैं। महाराष्ट्र में इस बीमारी की वजह से कई लोगों की आंखें भी खराब हुई है और अब तक कई सौ से ज्यादा लोग बीमार हो चुके हैं। कोरोना के बाद म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ गया है। यह बीमारी कोरोना से ठीक हो चुके लोगों में हो रही है। गुजरात और महाराष्ट्र में म्यूकोरमाइकोसिस के मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के करीब 200 मामले सामने आए हैं, जिनमें 8 मरीजों की एक आंख की रोशनी चली गई है। डॉक्टरों का मानना है कि ब्लैक फंगस पिछले वेव में था, पर इस बार यह ज्यादा खतरनाक है। ब्लैक फंगस सीधे दिमाग पर असर करता है। डॉक्टरों के मुताबिक फंगल इन्फेक्शन पुराना है, लेकिन कोरोना मरीजों में इसके केस तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। दिल्ली से आनंद तिवारी, मुंबई से दिवाकर सिंह और अहमदाबाद से जनक दबे जुड़े हैं। दिवाकर, ये नई बीमारी ब्लैक फंगस, कोरोना से लोग उबरे नहीं हैं, तो एक तरफ से चौतरफा मार पड़ रही है। बिल्कुल जसप्रीत, जिस तरह से जो कोविड टास्क फोर्स, जो महाराष्ट्र की कोविड टास्क फोर्स है, उसके सदस्य हैं तात्याराव लहाने, उनसे जब मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि 200 से ज्यादा मामले इस वक्त हैं और 200 जो मरीज हैं उनका इलाज इस वक्त किया जा रहा है। लेकिन सबसे अहम चीज उन्होंने जो बताई है, उसमें से 8 मरीज जो हैं उनकी जान बचाने के लिए उनकी एक आंख की रोशनी को रिमूव करना पड़ा है, यानी एक आंख की रोशनी जो है उनकी चली गई है। ये एक खतरनाक बीमारी महाराष्ट्र के लिए है, खास तौर पर है, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में केसेज आ रहे हैं, 50,000 से ज्यादा केसेज हैं। और ऐसे में जब उनसे हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि हम लगातार कोशिश ये कर रहे हैं कि जो कोरोना जिनको हुआ है, जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो कमजोर पड़ गया है, उन्हें जल्द से जल्द रिकवरी के लिए चीजें दी जाए, ताकि जो है फंगस जो बीमारी, जो ब्लैक फंगस बीमारी है, वो उन्हें ना हो। लेकिन फिलहाल स्थिति यह है कि इसको लेकर सरकार एक बैठक भी करने वाली है और साफ तौर पर यह देखने वाली है कि आखिर कौन से लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज्यादा कमजोर है और उसके अलावा किसको कैसे इससे निपटा जा सकता है, कैसे लोगों को बचाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो आंकड़ा है महाराष्ट्र में कि 200 से ज्यादा के आसपास जो लोग हैं वो जो है इस ब्लैक फंगस की बीमारी से ग्रसित पाए गए हैं, उनका इलाज चल रहा है। लेकिन इसका इलाज भी बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक चुनौतीपूर्ण है। इसकी दवाएं काफी कम सप्लाई होती हैं और इसके अलावा जो जिसका 21 दिन का जो कोर्स होता है, हर दिन एक इंजेक्शन लगता है और एक इंजेक्शन की कीमत करीब 9,000 के आसपास होती है। तो साफ तौर पर यहाँ पर जो दवाएं हैं उसकी सप्लाई भी कम है और साथ ही साथ अगर कोई दवा करना भी चाहता है तो उसे ज्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं। जसप्रीत, ठीक है दिवाकर, लौटेंगे आपके पास हम। महाराष्ट्र की तरह गुजरात में भी ब्लैक फंगस का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। वहां इस बीमारी के अब तक 100 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। सूरत में तो पिछले 15 दिनों में 40 नए मरीज मिले हैं। इस बीमारी के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने हर बड़े शहर में अलग से इसके लिए वार्ड खोलने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। यही नहीं, राज्य सरकार ने बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होने वाले
एम्फोटेसिलिन इंजेक्शन के 5000 ऑर्डर दिए हैं ताकि वक्त रहते मरीजों की जान बचाई जा सके। जनक, गुजरात में भी मामले सामने आए हैं। आप हमें बताइए कि इस बीमारी के क्या-क्या लक्षण हैं और क्या डॉक्टर्स बता रहे हैं कि इससे कैसे बचा जा सकता है? जसप्रीत, देखिए, जो 100 आंकड़े बताए जा रहे हैं वो सरकारी आंकड़ा है। हालांकि उससे कई गुना ज्यादा लोग हैं जो म्यूकरमाइकोसिस के शिकार हुए हैं। उसमें पोस्ट कोविड कह सकते हैं इसको। छठे दिन जब आप स्वस्थ हो जाता है मरीज, उसके छठे दिन से इसके लक्षण शुरू हो जाते हैं। नाक से खून बहना होता है, सांस लेने में दिक्कत होना, पानी बहना होता है। तो कुछ जो जिस तरीके से कोविड में लक्षण देखे गए थे बिल्कुल उसी तरीके से कुछ होते हैं। लेकिन दांतों में दुखना, गले में दुखना, ये भी उसके सिम्टम्स है। और उसके बाद ये पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट होने के बाद तुरंत अगर इस तरीके कोई संक्रमण, इस तरीके कोई लक्षण दिखे तो फौरन कंसल्ट करना चाहिए। दरअसल जो जानकार है ये बता रहे हैं कि जब कोरोना के वायरस को मारने के लिए स्टेरॉइड जब दिया जाता है तो स्टेरॉइड शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ा देता है और उसके चलते ये चीजें होती है। और जो मरीज पहले से शुगर या डायबिटीज का पेशेंट है उसको ये चीजें ज्यादा होती है, या स्किन डिसीज जिसको हुआ है उस तरीके से जो लोग हैं उनको ये दिक्कतें ज्यादा होती है। तो कई लोग हैं जो गुजरात में जान गंवा चुके हैं, जो कई लोग हैं जिनकी आंखें चली गई है। तो इस गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने जो बड़े शहर हैं वहां पर अलग वार्ड खोलने के आदेश दिए और जहां तक इंजेक्शन सप्लाई का सवाल है वो शॉर्टेज होने के चलते सरकार रेमडेसिविर की तरह जिस तरीके से दिक्कत में आई उस तरीके से नहीं रहना चाहती और इसके चले पहले ही उन्होंने ये ऑर्डर दे दिया है और हो सकता है कि बहुत जल्द उसकी जो दवाइयों की डिलीवरी है वो भी सरकार को मिल जाएगी। ठीक है जनक, लौटेंगे हम आपके पास। दरअसल म्यूकोरमाइकोसिस कोरोना से ठीक हो चुके लोगों को अपना शिकार बना रहा है और इस बीमारी के लक्षण आंखों में जलन, सिर दर्द, आधे चेहरे पर सूजन, नाक बंद होना और साइनस की समस्या का बढ़ना बताया जा रहा है। इस बीमारी को ब्लैक फंगस भी कहा जा रहा है और जो आंख और चेहरे से होते हुए दिमाग तक पहुंच रहा है। आनंद, हमने इस बीमारी के लक्षण बताए हैं लेकिन राज्य सरकारों के लिए तो चुनौती है ही, क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात में काफी ज्यादा मामले हैं जो कि सरकारी आंकड़े हैं। केंद्र सरकार के लिए भी चुनौती बढ़ चुकी है। जी देखिए, बिल्कुल केंद्र सरकार के लिए भी चुनौती बढ़ चुकी है। और जसप्रीत, दिल्ली में भी एक डॉक्टर है, कल उनसे हमारी बात हो रही थी। उन्होंने वो एक आई स्पेशलिस्ट है, महिला है, और उनका साफ तौर पे कहना था कि ये जो ब्लैक फंगस है इसको लेके दिल्ली में भी 4-5 लोगों ने उन महिला डॉक्टर को संपर्क किया है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली में भी ये दिक्कतें लोगों को आ रही हैं। हालांकि खुले तौर पर अभी इसके प्रमाण सामने नहीं आए, ना ही कोई हॉस्पिटल पहुंचा, लेकिन जो निजी डॉक्टर है उनसे जरूर लोग सलाह मशवरा कर रहे हैं। जो कोविड से सही हो गए हैं उन्हें आंखों में अलग तरह की दिक्कतें हो रही हैं और जाहिर तौर पर जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उनके लिए खतरा ज्यादा है, या जिन्होंने किडनी की बीमारी से जो लोग जूझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये जो नया वायरस है, जो नई वेव है, उसमें अब ये भी देखने में आ रहा है कि जो लोग कोविड से सही हो जा रहे हैं उन्हें कोई दूसरी बीमारी जकड़ रही है। इससे कैसे स्वास्थ्य मंत्रालय और केंद्र सरकार निपटेगी और हमारे जो डॉक्टर्स हैं, विशेषज्ञ, वो निपटेंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि एक तरफ जहां पर ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, बेड की मारामारी है और लोगों की लगातार जानें जा रही हैं, उस दौरान अगर कोई मरीज कोविड से सही हो जा रहा है और उस तरह की नई बीमारी उसको जकड़ रही है तो ये काफी गंभीर है। और इसको जाहिर तौर पर जिस तरह से महाराष्ट्र और गुजरात में केस सामने आए तो जाहिर तौर पर केंद्र सरकार और जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, ICMR, इस पे जरूर कोई विचार कर रहे होंगे कि इस बीमारी से कैसे निपटा जाए या क्या डू और डोंट्स बनाए जाएं ताकि जो लोग कोविड से सही हो जा रहे हैं, रिकवर हो जा रहे हैं, वो इस तरह की बीमारी की चपेट में ना आए। ठीक है आनंद, आप सभी बने रहिए, लौटेंगे आपके पास। तो लगातार हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि जो ब्लैक फंगस है इसके क्या क्या लक्षण हैं। देखिए, आंखों में दर्द और जलन होती है, सिर दर्द रहता है और इसके अलावा आधे चेहरे पर सूजन भी होती है, चेहरा सुन्न हो जाता है। तमाम लक्षण हैं जो इस बीमारी में हैं। नाक बंद हो जाती है और अधिकतर जो लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं 5वें-6ठे दिन, उनको ये लक्षण देखे जा रहे हैं। दिवाकर हमारे साथ बने हुए हैं। दिवाकर, महाराष्ट्र में ये मामले सामने आए हैं और चिंता ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि जो लोग कोरोना से ठीक हो रहे हैं उनको ये लक्षण ज्यादा हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में क्या इंतजाम किए जा रहे हैं इस बीमारी से बचने के लिए? है वो कोरोना की जब पहली वेव थी तो दिसंबर महीने में देखने को मिला था।
लेकिन वो हल्का लक्षण था, इसलिए जो है ज्यादा असर उसका देखने को नहीं मिला था। लेकिन जब कोरोना की दूसरी वेव जो है वो काफी तेज है और काफी ज्यादा लोगों को अपने चपेट में ले रही है, और ऐसे में ब्लैक फंगस के केसेस भी लगातार बढ़ रहे हैं। जो कोविड टास्क फोर्स है महाराष्ट्र की और महाराष्ट्र सरकार, इनके बीच जो है लगातार इस बीमारी को लेकर बैठकों का दौर चल रहा है। सरकार लगातार इस पर नजर बनाई हुई है कि कैसे इससे निपटा जाए, क्योंकि 50,000 से ज्यादा केसेज हर दिन महाराष्ट्र में सामने आ रहे हैं। और सबसे अहम चीज कि जो कोविड से लोग ठीक हो रहे हैं, उन्हें इतनी वीकनेस हो जाती है ठीक होने के बाद, उन्हें रिकवरी होने में 4 से 5 महीने का वक्त लग जाता है, और इसी दौरान जो है ब्लैक फंगस के शिकार होने का खतरा उनके बढ़ जाता है। तो ऐसे में इम्यूनिटी सिस्टम कैसे मजबूत किया जाए, जो कोरोना मरीज जो है वो रिकवर होकर घर जा रहे हैं, उन्हें किस तरह की सलाह दी जाए कि उनका इम्यूनिटी सिस्टम जल्द से जल्द मजबूत हो, ताकि वो ब्लैक फंगस की बीमारियों के शिकार ना हो। तो ऐसे में सरकार और कोविड टास्क फोर्स के बीच लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, और राज्य का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, राजेश टोपे जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। जानकारी ये भी मिल रही है कि केसेज को देखते हुए कि हो सकता है कि कुछ अलग से वार्ड महाराष्ट्र में भी बना दिए जाए गुजरात की तरह, ताकि जो इलाज करने में लोगों को दिक्कत ना हो और लोग जाकर उसका इलाज करा पाए और लोगों की जान बचाई जा सके। जसप्रीत, ठीक है, तो गुजरात में भी ये मामले सामने आ रहे हैं, और गुजरात में किस तरीके से खतरा बढ़ गया है ये आप समझिए कि 200 से ज्यादा केस हैं। सूरत में ब्लैक फंगस के 40 केस, 8 मरीजों ने आंख की रोशनी खोई है। बड़े शहरों में अलग वार्ड खोलने का आदेश दिया गया है। तो ये सरकारी आंकड़े हैं जो हमारे सहयोगी जनक भी बता रहे थे। आप समझिए स्थिति कितनी विकराल है। जनक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जनक, हम ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे थे, और चिंता इस बात की है कि काफी ज्यादा मरीज इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं, वो भी वो जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं। तो ऐसे में इस वक्त गुजरात में क्या स्थिति है, कैसे इससे निपटा जा रहा है? देखिए जसप्रीत, मैंने जिस तरीके से बताया कि सरकार अपने हिसाब से इसको लिए अलर्ट हुई है, क्योंकि मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मैंने जो आंकड़े दिए वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में एडमिट हुए उन मरीजों के हैं। उसके अलावा जब इस तरीके से ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस जिसके कहते हैं, वो जब जो होता है तो लोग प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं, या आपको ENT सर्जन से मिलना होता है, या डेंटिस्ट से मिलना होता है, या न्यूरो से मिलना होता है। दरअसल जब ब्रेन तक चला जाता है ये वायरस, तभी डेडली होता है। डॉक्टर जानकार ये भी बता रहे हैं कि अगर इनिशियल स्टेज में आप म्यूकोरमाइकोसिस के लक्षण मिलने पर अगर आप कंसल्ट करते हैं तो फौरन ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन जब तक समझ आता है लोग कोरोना से बाहर उभरे होते हैं, 6ठे दिन के बाद ये सिम्टम पोस्ट कोविड है, यानी आप कोविड से स्वस्थ हो गए हैं और 6ठे दिन के बाद ये इस तरीके से सिम्टम दिखते हैं, और इसमें अगर कोई कोताही अगर आप बरतते हैं तो ये डेडली साबित हो सकता है। मोरबी में इसके केसेस सबसे ज्यादा है, इसके बाद सूरत में केसेस ज्यादा है, और अब जाके अहमदाबाद में ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इसी को देखते हुए सरकार अलर्ट पर हुई और कहा कि अब जो बड़े शहर है, चूंकि आसपास जितने बड़े जो 8 महानगर हैं, वहां पर जो बड़ी शहरों के अंदर जो स्पेशल वार्ड खोले जाए और वहां पर ही सीधे मरीजों को ट्रीटमेंट दी जाए। लेकिन लोग सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी जा रहे हैं। ऐसे में सरकारी आंकड़ा 100 बता रहा है, लेकिन इससे कई गुना ज्यादा है जो मरीज इससे शिकार है, जिसमें से कुछ लोगों की मौत भी हो गई है। ठीक है, तो हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे किस तरीके से इसका खतरा बढ़ चुका है। और अब हम बात करते हैं गिद्धों की। जी हाँ, शक्ल इंसानों की लेकिन अकल गिद्धों की, चेहरा मनुष्यों वाला लेकिन नीयत गिद्धों वाली। हैं तो देश के ही नागरिक, लेकिन गुनाह ऐसे जो देशद्रोह से कम नहीं। हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जिन्हें इंसान कहते हुए भी शर्म आती है, क्योंकि वो लोग कोरोना मरीजों की उखड़ती सांसों का सौदा करते हैं, वायरस से बेहाल लोगों के आंसुओं की बोली लगाते हैं, दर्द से तड़पते कोरोना मरीजों को देखकर खुश होते हैं। देश मेडिकल इमरजेंसी से गुजर रहा है, और इस मुश्किल दौर में देश के कई शहरों में मरीजों के आसपास गिद्धों के गैंग घूम रहे हैं। इन गिद्धों की गुनाह देखकर पहले तो आप हैरान रह जाएंगे, फिर खुद से ही ये सवाल करेंगे कि क्या सच में ये हमारे ही देश के लोग हैं जो अपने ही लोगों को सरेआम ऐसे लूट रहे हैं जैसे इंसानों पर गिद्ध टूट रहे हों। कितने?
कोरोना महामारी में लोगों का दर्द और आंसू देखकर रूह कांप जाती है, लेकिन इंसानों की शक्ल में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन्हीं आंसुओं को मुनाफाखोरी का ऑक्सीजन समझते हैं। कोरोना से पीड़ित मरीजों, तीमारदारों और परिवारों को दवा, इंजेक्शन और एम्बुलेंस के नाम पर सरेआम लूटने वालों को न्यूज 18 की टीम पूरे देश में बेनकाब कर रही है। ऐसे गिद्धों के लिए पीड़ितों ने दुनिया की सबसे सख्त सजा की मांग की है। न्यूज 18 ऐसे लोगों का सच आपको दिखाता रहेगा। कोरोना की मेडिकल इमरजेंसी के दौरान कालाबाजारी करने वाले मुनाफाखोरों का पर्दाफाश करने में अपनी अहम भूमिका निभाता रहेगा। आज आपको मुनाफाखोरी और कालाबाजारी करने वाले अलग अलग शहरों में मौजूद गिद्धों के चेहरे दिखाते हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी में कोरोना के एक मरीज को गाजियाबाद के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। सदर कोतवाली इलाके में रहने वाले पीड़ित परिवार ने एम्बुलेंस वालों से बात की। कोई गाजियाबाद चलने को राजी नहीं हुआ क्योंकि एम्बुलेंस वालों ने बताया कि उनके पास ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन जब परिवार वालों ने कहा कि ऑक्सीजन का इंतजाम उन्होंने कर लिया है, तो एक एम्बुलेंस वाले ने दूसरे एम्बुलेंस चालक को मोबाइल फोन से कॉल किया। इसके बाद देखिए कैसे मरीज की मजबूरी में गिद्ध को अपना मुनाफा नजर आने लगा। कि भैया लोग यहीं पे गाड़ी खड़े अपनी है, ऑक्सीजन इनकी है, ठीक है, जाना छोड़ने हैं, बताओ इनको खर्चा पानी अगर तुम भेजो अपनी, वरना तो फिर कई लोगों से बात कर चुके हैं यहाँ पे। हाँ बताओ, पूछ के बताइए, हैंड फ्री है फोन, जो कुछ बताना है बताओ। हाँ उनके पास जितनी है वो अपना लगाएंगे, हम लोगों के पास किसी के पास है ही नहीं। इतनी है वहाँ तक पहुँच जाएगी, फुल है इनके पास, फुल जम्बू है यार, 8-9 घंटे तो चलबे करेगी। देखिए 8-9 घंटा फुल है जम्बू तो नॉर्मल। हाँ गाजियाबाद फोर्टिस हॉस्पिटल भैया, फोर्टिस हॉस्पिटल गाजियाबाद का, फोर्टिस हॉस्पिटल। पैसे बताओ भैया। 35,000 रुपये लगे। कितने? 35,000 रुपये। 35 की 35? 33,000 यार। 33,000 बिना सिलेंडर बहुत ज्यादा बता रहे हो यार। यकीन कर पाएंगे आप, लखीमपुर खीरी से गाजियाबाद तक बिना सिलेंडर वाली एम्बुलेंस का किराया 33,000 रुपए, यानी 1 किलोमीटर का किराया करीब 76 रुपए। कोरोना मरीज की उखड़ती सांसों में काली कमाई तलाशता एम्बुलेंस वाला 430 किलोमीटर के लिए 33,000 रुपए की मांग को बिल्कुल जायज ठहराने लगा। पीड़ित परिवार ने एक बार फिर उससे गुहार लगाई। इस बार उसका जवाब पहले से ज्यादा चौंकाने वाला था। यार 33,000 रुपये तो बहुत ज्यादा है यार। आप भी बताइए भैया जितना हुआ तो मेरे पास। अब देख लो यार, 33 से पहले तुमने इतना बता दिया, फिर हम लोग कैसे कर पाएंगे यार? 33,000 तो बहुत होता है यार। कितना? 33,000 बता रहे हो ना आप? जी भैया। तो यार देख लो, 33,000 तो बहुत पैसे हुए। अरे भैया गाड़ियाँ तो लखनऊ लोग जाने वाले 30,000 रुपये ले, लेकिन अब तो भैया लखनऊ 33,000 रुपये ले रहे हो तुम? ले रहे लोग। तो यार देखो, हमें लोग से मतलब नहीं, आप बताओ कितना। अरे अपना जो हो जाए बताओ इनको, साफ सुथरी, वरना ये आगे देखो। हाँ 30,000 रुपये हो जाएगा। 30 में? उससे कुछ और गुंजाइश नहीं करोगे? भाई साहब बिल्कुल सही जाए, बता दिया। नहीं, इससे मतलब हो पाएगी नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमको अर्जेंट चाहिए भैया। तुरंत भैया सही बता दिया पैसे आपको। मतलब इससे कम में नहीं हो पाएगा? चलो हम देखते हैं, बात करते हैं, जैसा होगा हम बता देंगे भैया। ठीक, भैया हम कह रहे हैं जैसा होता है, हम 1-2 लोगों से और पूछ लें, अगर कोई कम में करेगा तो हम उसको ले जाएंगे, है ना? ठीक है भैया। क्या भैया नाम क्या है आपका? गिद्ध बनकर कोरोना मरीजों की मेडिकल इमरजेंसी का फायदा उठाने वाले मुनाफाखोर एम्बुलेंस ड्राइवर ने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन वो ये दावा करने लगा कि कुछ दिनों पहले तक लखनऊ में ही मरीज को लाने ले जाने का 30,000 रुपए ले रहे थे। खैर, कोरोना काल का गिद्ध इतना शातिर था कि वो 30,000 रुपए इतनी आसानी से नहीं जाने देना चाहता था। इसीलिए उसने एक दांव और लगाया। देखिए, एम्बुलेंस वाले मुनाफाखोर गिद्ध ने इस बार लखीमपुर खीरी से गाजियाबाद जाने के लिए कितने रुपए मांगे। 28,000 रुपये दे देना, ठीक है? अच्छा, चलो ठीक, ठीक है। ठीक। 435 किलोमीटर गाजियाबाद।
गाजियाबाद लाल कुआं से 5 किलोमीटर आगे। 27.5 ये बता रहे हैं, बोलेरो है उनकी 2800 बता रहे हैं। ऑक्सीजन भी नहीं। लखीमपुर खीरी के पीड़ित परिवार ने 28 से 30 हजार रुपए मांग रहे एम्बुलेंस वाले को खारिज कर दिया, लेकिन उसकी पूरी बातचीत का ऑडियो स्टिंग कर लिया। कोरोना महामारी में वायरस के साथ साथ ऐसे मुनाफाखोरों ने लोगों की एक एक सांस को और भी मुश्किल बना दिया है। देश के कई शहरों में कोरोना काल के गिद्ध अलग अलग रूप में सामने आ रहे हैं। कोरोना काल के गिद्धों की मुनाफाखोरी देशद्रोह की हद तक पहुंच चुकी है। अपने ही देश के लोगों को लूटने वाले एक ऐसे ही एम्बुलेंस चालक का हैरान करने वाला सच सामने आया है। गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक एक एम्बुलेंस चालक ने कोरोना मरीज को गुरुग्राम से लुधियाना तक ले जाने के लिए 1,20,000 रुपए वसूले। एम्बुलेंस चालक ने लुधियाना तक बुकिंग ली, कोरोना मरीज को लुधियाना छोड़ा, गुरुग्राम से लुधियाना के लिए 1,20,000 रुपए लिए, 360 किलोमीटर के लिए 1,20,000 रुपए वसूले। कोरोना मरीज के परिवार ने पुलिस से शिकायत की। एम्बुलेंस का किराया हवाई जहाज से भी ज्यादा। गुरुग्राम पुलिस एम्बुलेंस चालक की बेहिसाब वसूली के मामले की जांच कर रही है। वहीं गुरुग्राम की एम्बुलेंस यूनियन का दावा है कि जो एम्बुलेंस मरीज को लुधियाना लेकर गई थी वो यहां की नहीं थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो एम्बुलेंस वाला इस देश का नहीं था? क्या उस एम्बुलेंस चालक के पास दुनिया की सबसे हाईटेक एम्बुलेंस है? क्या उस एम्बुलेंस के चालक को यह नहीं मालूम कि 350 किलोमीटर का किराया ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? खैर, कोरोना काल में पीड़ितों को इस कदर लूटने वालों को ही देशद्रोही गिद्ध कहा जा रहा है। गुरुग्राम में ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत है। अस्पतालों और जरूरतमंद मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, लेकिन कुछ लोग बेखौफ होकर प्राणवायु की कालाबाजारी कर रहे हैं। गुरुग्राम ड्रग कंट्रोलर विभाग और पुलिस ने एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रहे कोरोना मरीजों की जरूरत वाली ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वाले रैकेट का भंडाफोड़ किया है। महाराष्ट्र से ट्रक में सैकड़ों ऑक्सीजन सिलेंडर भरकर गुरुग्राम लाए गए थे। गुरुग्राम के बादशाह थाने की पुलिस के मुताबिक एक सिलेंडर की कीमत 12,000 रुपए के आसपास है, लेकिन उसे 34,000 रुपए में बेचा जा रहा था। यानी 3 सिलेंडर के दाम वसूल कर एक सिलेंडर दिया जा रहा था। मुनाफाखोरों ने पुलिस को बताया कि कालाबाजारी में शामिल 3 गिद्धों ने सिर्फ 2 घंटे में 250 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर बेच दिए। पुलिस के मुताबिक इनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर का लाइसेंस भी नहीं था। कोरोना मरीजों से बेहिसाब वसूली के अलावा मेडिकल उपकरण के नाम पर उनसे धोखाधड़ी करने वाले गिद्ध भी कम नहीं हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हुई तो कुछ गिद्धों ने अपने शातिर दिमाग से धोखाधड़ी की नई साजिश बनाई। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो ऑक्सीजन सिलेंडर नजर आ रहे हैं, दरअसल ये फायर एक्सटिंग्विशर है, यानी आग बुझाने के काम आने वाले सिलेंडर। लेकिन मुनाफाखोर और कालाबाजारी करने वाले शातिर गिद्धों ने इनका लाल पेंट हटाकर काला पेंट कर दिया ताकि ये ऑक्सीजन सिलेंडर की तरह दिखने लगे। उसके बाद इनमें ऑक्सीजन भरकर इकट्ठा कर रहे थे। दिल्ली के अलीपुर इलाके में चल रहे कोरोना काल के गिद्धों की इस साजिश के बारे में पुलिस को खबर मिली। छापा मारा तो मालूम हुआ कि 532 फायर एक्सटिंग्विशर को ऑक्सीजन सिलेंडर बनाकर बेचने की तैयारी थी। पुलिस के मुताबिक 4.5 लीटर के सिलेंडर को ये मुनाफाखोर गिद्ध 13,000 रुपए में बेच रहे थे। पुलिस ने रवि शर्मा, मोहम्मद अब्दुल और शंभू शाह को गिरफ्तार कर लिया है। कोरोना मरीजों की जरूरत से जुड़ी हर चीज की कालाबाजारी और मुनाफाखोरी होने लगे तो इसे आप क्या कहेंगे? साउथ दिल्ली के लोधी कॉलोनी इलाके में बार से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी का पर्दाफाश हुआ। पुलिस के मुताबिक लोधी कॉलोनी सेंट्रल मार्केट में दुकान नंबर 9 और 10 नवनीत कालरा की, उसी के रेस्टोरेंट एंड बार में 419 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जमाखोरी की गई थी। मोबाइल फोन के जरिए जरूरतमंदों से संपर्क करके इनकी कालाबाजारी हो रही थी। एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए 70,000 रुपए वसूले जा रहे थे, जबकि पोर्टेबल कंसंट्रेटर सिर्फ 40 से 45,000 रुपए में मिलता है। पुलिस ने मुख्य आरोपी गौरव सूरी, सतीश सेठी, विक्रांत और हितेश को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 100 प्राइस स्टिकर भी बरामद किए गए, यानी कालाबाजारी करने के लिए मनमाना रेट स्टिकर लगाकर ये गिद्ध मुनाफाखोरी करते थे। कोरोना ने सारे देश को बेहाल कर रखा है, लेकिन इंसान होकर भी ये लोग न जाने किस मिट्टी के बने हैं कि परेशान लोगों की मदद करने के बजाय गिद्ध बनकर उन्हें दिन रात लूट रहे हैं।
सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में कोरोना मामलों की संख्या 50 लाख के पार पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में सामने आए 53,605 नए मामलों के बाद महाराष्ट्र में कुल मामले काफी ज्यादा हो गए हैं, 50,53,000 हो गए हैं। वहीं महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 864 लोगों की मौत हुई है, जबकि एक दिन में 82,266 मरीजों को इलाज के बाद घर भेजा गया। वहीं मुंबई में कोरोना के नए मामलों में कमी आई है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 2,678 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 24 घंटे में 62 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में जेल में रखे जा रहे कैदी और पुलिस स्टेशनों में कोरोना नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, इसका जायजा लेने के लिए पुलिस कमिश्नर ने नायाब तरीका खोजा। पुणे से सटे पिंपरी चिंचवड़ पुलिस कमिश्नर कृष्ण प्रकाश ने अपनी एक महिला एसीपी अधिकारी के साथ भेष बदलकर 3 पुलिस स्टेशनों में जाकर कोरोना के नियमों को चेक किया। 2 पुलिस स्टेशनों में सब कुछ ठीक था, पर एक पुलिस स्टेशन के लॉकअप में 9 आरोपियों को एक साथ रखा गया था। कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा था, जिसके बाद पिंपरी चिंचवड़ के पुलिस कमिश्नर कृष्ण प्रकाश जांच के आदेश उन्होंने दिए हैं। दिल्ली कोरोना के प्रहार से करहा रही है, लेकिन गिद्ध अपनी जेब भरने में लगे हैं। दिल्ली के ही एक अस्पताल से हैरान करने वाला वाकया सामने आया है। इस अस्पताल का गार्ड कोरोना मरीजों के ट्रे से रेमडेसिविर इंजेक्शन चुराकर उसे 20-20 हजार रुपए में बेच रहा था। यही नहीं, बिहार के भागलपुर से एक कंपाउंडर पकड़ा गया जो कोरोना से मारे गए लोगों के नाम पर अस्पताल से रेमडेसिविर इंजेक्शन लेकर उसकी कालाबाजारी कर रहा था। ऐसे में सवाल यह कि महामारी में कानून नियम तोड़कर इंसानियत के दुश्मन बनकर मुनाफा कमाने वाले इन गिद्धों की सजा कितनी भयंकर होनी चाहिए। इंसान ही इंसान का दुश्मन बन जाए तो क्या होगा? महामारी के इस दौर में भी इंसान अगर स्वार्थी बन जाए तो क्या होगा? जब समाज को एक दूसरे के साथ की जरूरत हो, लेकिन लोग मुनाफा कमाने की होड़ में जुट जाएं, तो क्या होगा? हाहाकार मचेगा, जरूरी सामान की किल्लत होगी, सरकारों की कोशिशें नाकाम होंगी। तो फिलहाल हिंदुस्तान में कुछ ऐसा ही होता नजर आ रहा है। कोरोना काल के गिद्ध एक्टिव हो गए हैं और लोगों को नोच रहे हैं। तस्वीरें पटना की हैं। यहां की गांधी मैदान स्थित एक निजी अस्पताल में आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी चल रही है। आर्थिक अपराध इकाई को इस बात की सूचना मिली थी कि जीवन रक्षक दवाइयां यहां मरीजों को ब्लैक में बेची जा रही हैं। उसी के बाद आर्थिक अपराध इकाई ने गांधी मैदान पुलिस के साथ यहां छापेमारी की। अस्पताल से जीवन रक्षक दवाइयां भी बरामद की गई हैं। यही नहीं, 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस की गिरफ्त में आए इस युवक को देखिए। दरअसल ये एक कंपाउंडर है, यानी फ्रंट लाइन वर्कर। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पिंटू नाम का ये कंपाउंडर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहा था। ये कोरोना से मर चुके मरीज के नाम पर इंजेक्शन हासिल करता और फिर उसे ऊंचे दाम पर बेच देता। लेकिन भागलपुर के ड्रग विभाग को इसकी जानकारी हो गई और इसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने कंपाउंडर पिंटू के साथ उस हॉस्पिटल के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया है, जहां से ये रेमडेसिविर इंजेक्शन लिया करता था। नकली बन करके कि हमारा पेशेंट है, पल्स हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके नाम से हमको रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए। और जिस पेशेंट का नाम बता रहा है उस पेशेंट का डेथ हो चुका है और उसके नाम पर ही गलत तरीके से लेना चाह रहा था। और इसकी सूचना हम लोग को लगी तो हम लोग तुरंत मुकुल ट्रेडर्स पहुँचे, उस लड़के से पूछताछ किए तो वो दलाल निकला है। उस पर हम लोग यहाँ कोतवाली थाना में FIR कर रहे हैं। पुलिस के हत्थे चढ़ा ये शख्स दिल्ली के अग्रसेन हॉस्पिटल का चौकीदार है। लेकिन इसकी काली करतूतों के बारे में जब आपको पता चलेगा तो आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल प्रहलाद कुमार नाम का ये चौकीदार अग्रसेन हॉस्पिटल से रेमडेसिविर इंजेक्शन चुराता था और फिर उसे ऊंचे दाम पर बेच देता था।
दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी प्रहलाद कुमार रोहिणी के अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल में पिछले 2 साल से गार्ड की नौकरी कर रहा था। कोरोना महामारी के दौरान इसकी ड्यूटी कोविड वार्ड में लगी थी। इसी दौरान इसने इंजेक्शन चुराने का धंधा शुरू किया। जब पेशेंट सो जाते थे तो ये उनके ट्रे से इंजेक्शन निकाल लेता था। इसके बारे में जानकारी मिली तो पुलिस ने नकली कस्टमर बनकर इसे जाल में फंसाया। प्रहलाद कुमार ने एक इंजेक्शन की कीमत 20,000 रुपए मांगी, जबकि उस इंजेक्शन की कीमत 3,500 रुपए ही है। पुलिस ने प्रहलाद को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से 3 इंजेक्शन बरामद किए। आरोपी प्रहलाद के पास से एक मोटरसाइकिल भी पुलिस की टीम ने जब्त की है। कोरोना काल में एम्बुलेंस से मनमाना पैसा वसूलने के मामले में एक MBBS डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है। यह मामला भी दिल्ली का ही है। पुलिस के मुताबिक पेशे से डॉक्टर ये शख्स एक एम्बुलेंस का मालिक भी है। ये कोरोना काल में जरूरतमंदों को एम्बुलेंस देने के बदले उनसे 3 गुना किराया वसूल रहा था। एक पीड़ित को गुरुग्राम से लुधियाना छोड़ने के एवज में इसने 1,20,000 रुपए वसूले। जी हां, सही सुना आपने, 1,20,000 रुपए। अब आप ही सोचिए, क्या इस जैसा शख्स डॉक्टर कहलाने के लायक है? कोरोना काल में कुछ लोग जरूरी दवाइयों, ऑक्सीजन सिलेंडर और इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जो कोविड की फर्जी रिपोर्ट तैयार करने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक गिरोह का मुंबई के काला चौकी इलाके में भंडाफोड़ हुआ। दरअसल स्वामी पैथोलॉजी नाम की इस लैब में बिना स्वैब लिए ही कोविड रिपोर्ट बनाई जा रही थी। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, तो लैब से एक मोबाइल, कंप्यूटर और 2 कोविड की फर्जी रिपोर्ट जब्त की है। ऐसे ही लोगों से आज पूरा देश पनाह मांग रहा है। ऐसे ही लोगों के खिलाफ आज पूरा देश सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। और न्यूज़ 18 लगातार संकट काल के ऐसे ही गिद्धों का चेहरा बेनकाब कर रहा है, क्योंकि ये किसी एक के नहीं बल्कि पूरे समाज और समूचे देश के दुश्मन। दिल्ली में कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 17,364 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कोरोना से मौत का आंकड़ा आज भी 300 के पार रहा, जहां कोरोना की वजह से 332 लोगों ने अपनी जान गंवाई। वहीं 20,160 मरीज कोरोना को मात देने में कामयाब हुए। दिल्ली में अब तक 12,03,253 मरीज ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी रेट में भी गिरावट देखने को मिली, जहां संक्रमण दर 23.34% रही। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच यूपी से राहत भरी खबर आई है। यूपी में नए केस की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है। यूपी में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 28,902 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं एक दिन में 26,780 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक 12,19,000 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 2,45,000 एक्टिव मरीजों का इलाज अलग अलग अस्पतालों में जारी है। यह आंकड़ा 1 मई के एक्टिव मरीजों से 60,000 कम है। इस वक्त देश एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां दूर दूर तक सिर्फ मुसीबतें ही दिखाई दे रही हैं। रोजाना कोई ना कोई खबर कलेजे को चीर कर चली जाती है। इन मुश्किल भरे हालात के बीच देश के वैज्ञानिकों ने ऐसी चमत्कारी दवा बनाने का दावा किया है, जो न सिर्फ कोरोना मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता को कम करेगी, बल्कि महज 7 दिन के भीतर कोरोना के मरीज ठीक होकर अपने घर जा सकेंगे। आइए आपको दिखाते हैं डीआरडीओ की वो रामबाण दवा की कहानी, जिसकी चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया में है। कोरोना काल की नई संजीवनी। भारतीय वैज्ञानिकों को बड़ी कामयाबी। एंटी कोरोना दवा को मंजूरी। सात दिन में कोरोना के खात्मे का दावा। महामारी के इस दौर में चुनौतियों की कोई थाह नहीं है।
न कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर ही ब्रेक लग रहा है और न ही देश में मातम का सिलसिला थम रहा है। वायरस की काट के लिए तमाम जतन, तमाम कोशिशें बौनी साबित होती जा रही हैं। जो जीवन रक्षक दवाएं असरदार भी हैं, उन्हें हासिल करना भी अपने आप में कड़ी चुनौती से कम नहीं है। लेकिन मुसीबत और चुनौतियों से भरे इस वक्त में उम्मीद की किरण एक बार फिर भारतीय वैज्ञानिकों ने जगाई है। देश के रक्षा विशेषज्ञ और अनुसंधान संगठन यानी DRDO ने एक ऐसी एंटी कोरोना दवा का आविष्कार करने का दावा किया है जो महज 7 दिन के भीतर कोरोना के मरीज को दुरुस्त कर सकती है। खास बात ये कि DCGI यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इस दवा के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत भी दे दी है। फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में हमने लार्ज नंबर पेशेंट्स पे इस ड्रग को टेस्ट किया और हमें बेसिकली मिला कि बहुत लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट्स आर कमिंग आउट ऑफ ऑक्सीजन मच फास्टर एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड ऑफ केयर आर्म। ऐसा नहीं है कि देश के वैज्ञानिकों ने इस एंटी कोरोना दवा का आविष्कार महज चंद दिनों के भीतर ही कर लिया है। DRDO ने जिस एंटी कोविड दवा बनाने का दावा किया है उसकी कहानी कोई अभी की नहीं है। इस पूरे अभियान को जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा साल 2020 में, क्योंकि इसी साल मार्च में देश में पहला कोरोना का मरीज सामने आया था और अप्रैल के महीने से ही DRDO ने कोरोना के खिलाफ एक कारगर दवाई बनाने का काम शुरू कर दिया था। यानी वैज्ञानिकों को इस दवा का आविष्कार करने में पूरा 1 साल का वक्त लगा है। दावा किया जा रहा है कि न सिर्फ इस दवा के अब तक के नतीजे चौंकाने वाले रहे हैं, बल्कि जिन जिन चरणों से होकर ये दवा अभी तक गुजरी है, उन चरणों में भी दवा के सकारात्मक नतीजे ही सामने आए हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स हमारे शुरू हुए मई 2020 में और फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल्स मई 2020 से लेकर के और अक्टूबर 2020 तक चले, जिसमें कि बहुत अच्छे हमारे को इसके रिजल्ट्स मिले हैं, जिसमें पेशेंट्स को कोविड-19 पेशेंट्स को ये ड्रग देने पे काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो रहा है। ये दवा DRDO के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज और हैदराबाद सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने साथ मिलकर तैयार की है। इस दवा को अभी 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज 2DG नाम दिया गया है। इस दवा के दौरान पाया गया कि ये मॉलिक्यूल वायरस के खिलाफ बेहद प्रभावी ढंग से काम करती है। दावा किया जा रहा है कि जिन मरीजों पर इस दवा का ट्रायल किया गया उनमें तेजी के साथ सुधार दिखा गया, साथ ही मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता भी कम हो गई। इतना ही नहीं, इस दवा को लेकर यह भी दावा किया जा रहा है कि इस दवा का इस्तेमाल करने वाले मरीजों की कोरोना रिपोर्ट दूसरे मरीजों की तुलना में जल्दी नेगेटिव हो रही है। यानी इस दवा के इस्तेमाल के बाद मरीज जल्दी ठीक हो रहे हैं। यही वजह है कि अब इस दवा को बनाने की जिम्मेदारी जानी मानी कंपनी डॉक्टर रेड्डीज के कंधों पर सौंपी गई है। DCGI ने हमें इस ड्रग को इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन अभी पिछले हफ्ते मई के प्रथम सप्ताह में दिया है और अब ये ड्रग जल्दी से जल्दी हम डॉक्टर रेड्डीज लैब के जो हमारे इंडस्ट्री पार्टनर हैं उनके साथ लेके हम इस ड्रग को मार्केट में जल्द से जल्द ले आने के लिए कार्य कर रहे हैं। दरअसल इस दवा का इस्तेमाल भी दूसरी दवाओं की तुलना में आसान बताया जा रहा है। DRDO का दावा है कि यह दवा ग्लूकोज जैसे पाउडर के रूप में आती है, जिसे पानी में घोलकर सुबह और शाम की डोज की तरह दिया जाता है। इस दवा को लेकर एक और चौंकाने वाला दावा सामने आ रहा है, जहां कोरोना वायरस सबसे ज्यादा असर 60 साल से ज्यादा के उम्र के लोगों को करता है। वहीं इस दवा के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये 65 साल से ज्यादा के उम्र के बुजुर्गों पर भी कारगर साबित हो रहा है।
इतना ही नहीं, इस दवा के काम करने का तरीका भी बेहद अनोखा है। ये दवा उन कोशिकाओं में जमा हो जाती है जिन पर कोरोना का असर होता है, जिसके बाद वायरल सिंथेसिस और एनर्जी प्रोडक्शन कर ये वायरस को बढ़ने से रोकती है। इस दवा की खास बात यह है कि ये वायरस से प्रभावित हुई कोशिकाओं की पहचान करती है। ये दवा ऐसे वक्त में बेहद कारगर साबित हो सकती है जब देश में कोरोना मरीजों की तादाद बेहद तेजी के साथ बढ़ रही है और मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। दूसरी दवाओं से जहां मरीजों के ठीक होने में वक्त लग रहा है, वहीं इस दवा से मरीज महज 7 दिन के भीतर दुरुस्त होने का दावा किया जा रहा है। इस दवा की प्रयोग विधि भी बहुत आसान है और ये पाउडर के फॉर्म में आती है, जैसे ग्लूकोज है वैसे ही पाउडर के फॉर्म में आती है और इसको पानी में घोल के और पेशेंट्स को आराम से दिया जा सकता है। और ये दवा सुबह और शाम 2 डोज पेशेंट्स को दी जाएगी और इसका ड्यूरेशन लगभग 7 दिन है। पेशेंट्स में 7 दिन तक ये दवा दी जाएगी। जाहिर है कोरोना के खिलाफ तैयार हुई इस नई संजीवनी का इंतजार हर किसी को है, क्योंकि असली नतीजे उसी वक्त पता चलेंगे जब अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे मरीजों के लिए ये दवा जीवन दायिनी साबित होगी।